अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्तान। पाकिस्तान में जारी हालिया दहशतगर्दी की लहर तशवीशनाक है, जो इस बात का पता दे रही है कि आने वाला इलेक्शन भी गैर मामूली होगा। जिस तरह दहशतगर्दी के वाकयात तवातुर से रूनुमा हो रहे हैं, उससे लगता है कि हालात फिर से उसी पुरानी डगर पर जा रहे हैं जब मुल्क को किसी न किसी जगह पर खुदकुश हमले का सामना होता था और बेगुनाह अफराद की शहादत होती थी। आज एक बार फिर बलूचिस्तान में JUIF के सीनियर रहनुमा हाफिज हमदुल्ला के काफिले पर हमला किया गया। इस धमाके में हाफिज हमदुल्ला, उनके 3 गनमैन समेत टोटल 11 अफराद जख्मी हुए। हाफिज हमदुल्ला कोयटा से कल्लात की तरफ जा रहे थे और मस्तोंग क्रॉस करने के बाद यह वाकया पेश आया। खुशकिस्मती से हाफिज हमदुल्ला समेत तमाम जख्मियों की हालत तसल्ली बख्श है, जिसकी तस्दीक तर्जुमान JUIF असलम गौरी ने की, जिनका कहना है कि कोई तशवीशनाक सूरत हाल नहीं है। हाफिज हमदुल्ला के सिक्योरिटी गार्ड्स भी मामूली जख्मी हुए हैं। ये पहली बार नहीं हुआ है कि जमीयत उलमा इस्लाम को निशाना बनाया गया हो। अभी 1.5 माह कबल 30 जुलाई को भी बाजौड़ में जमीयत उलमा इस्लाम के एक वर्कर्स कन्वेंशन में स्टेज के करीब खुदकुश हमला हुआ था, जिसमें जमीयत उलमा इस्लाम के सीनियर मकामी रहनुमाओं समेत 54 अफराद शहीद हुए थे। बलूचिस्तान KP में बढ़ते इन हमलों ने जमीयत उलमा इस्लाम समेत तमाम जमातों में तशवीश की लहर दौड़ा दी है, क्योंकि इस सूरत में उनके लिए आज़ादाना इलेक्शन मुहिम चलाना तकरीबन इम्प्रैक्टिकल हो जाएगा। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान तो कुछ रोज़ कबल ही सहाफ़ियों से गुफ्तगू में अपने खदशात के बारे में आगाह कर चुके और बता चुके हैं कि इस तरह के हमलों के बाद उनके लिए इलेक्शन मुहिम चलाना मुमकिन नहीं होगा। 2018 के आम इंतखाबात से कबल भी यही माहौल था, जब मुल्क भर में दहशतगर्दी की लहर थी और इन सब का टारगेट सिक्योरिटी इदारों समेत सियासतदान ही थे। इन दिनों भी तवातुर से जलसे जुलूसों को निशाना बनाया गया, जिसके बायस तहरीक इंसाफ के अलावा तमाम जमातें इलेक्शन मुहिम चलाने से कासिर रही थी और अब एक बार फिर वही हालात पैदा हो रहे हैं। दूसरी जानिब आम इंतखाबात के होने या ना होने के बारे में अब हम जू के तू बरकरार है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून के अलावा तमाम जमातें ही 2 तरह का मौक़िफ़ अपनाए हुए हैं। एक मौक़िफ़ वो जो इलेक्शन कमीशन के साथ मीटिंग और इससे कबल मुश्तरका मफादात काउंसिल में अपना चुके, और दूसरा मौक़िफ़ वो है जो आजकल वो जलसे जुलूसों में अपना रहे हैं। पीपल्स पार्टी के हुक्काम ने मुश्तरका मफादात काउंसिल में हल्का बंदी और नई मरदमशुमारी के मुताबिक इलेक्शन कराने की हामी भरी, लेकिन अब बिलावल भुट्टो जरदारी बार बार 90 रोज़ में इलेक्शन कराने की बात कर रहे हैं। उनके इन्हीं 2 तरह के जो स्टेटमेंट्स हैं उस पर मुस्लिम लीग नून के अंदर इस्तराब पाया जाता है। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं कि पीपल्स पार्टी को मुश्तरका मफादात क्लास से कबल और बाद में भी मालूम था कि इलेक्शन 90 दिनों के अंदर होना मुमकिन नहीं है, लेकिन अब वो मुस्लिम लीग नून के खिलाफ बयानियां बनाने के लिए 90 रोज़ में इंतखाबात कराने की स्टेटमेंट्स दे रहा है। पीपल्स पार्टी के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का अहम इजलास भी आज बुलाया गया है। इससे लग रहा है कि इस इजलास में अहम फैसले आने की तवक्को है और शायद ये फैसले बिलावल भुट्टो जरदारी के हालिया बयानात की अक्कासी भी करें। दूसरी जानिब PTI भी 90 रोज़ के अंदर ही इंतखाबात कराने के लिए जोर लगा रही है। आज पीपल्स पार्टी के जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास है, उसमें मंजूर वसार ने भी यही कहा है कि इलेक्शंस तो 90 रोज़ में होने चाहिए इस मीटिंग के शुरू होने से पहले, लेकिन 90 रोज़ में होंगे नहीं। अब तक जो सूरत हाल है उसमें 90 रोज़ में इंतखाबात से मुताल्लिक़ किसी को कामयाबी नहीं मिली है। सदर मुमलिकत की तरफ से लिखा गया जो ख़त है उसने मामले को मज़ीद उलझा दिया है। इस ख़त में उन्होंने साफ बताया कि उनके अलावा तमाम स्टेक होल्डर्स इस बात से मुत्तफ़िक है इलेक्शंस की तारीख देना इलेक्शन कमीशन का काम है, लेकिन उन्हें लगता है कि वो इलेक्शंस की तारीख दे सकते हैं, इसलिए वो 6 नवंबर को इलेक्शंस कराने की तजवीज़ देते हैं। अगर इलेक्शन कमीशन चाहे तो वो इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ले जा सकती है। गोया उन्होंने इलेक्शन कमीशन को भी ये मामला सुप्रीम कोर्ट ले जाने की राह दिखाई है। उमर बंदयाल का कल बतौर चीफ जस्टिस आखिरी वर्किंग डे होगा। PTI को उनसे बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता थी, लेकिन अब वो तमाम उम्मीदें भी दम तोड़ चुकी हैं। चीफ जस्टिस पुरसुकून होकर अपनी सरकारी रहायशगाह भी खाली कर चुके हैं, इसलिए अब उनकी जानिब से आखिरी रोज़ किसी भी किस्म की उम्मीद वाबस्ता करना बेवकूफ़ी महसूस होती है। अलबत्ता अगर इलेक्शंस की तारीख को लेकर मामला फिर भी सुप्रीम कोर्ट चला जाता है तो नए आने वाले चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा के लिए यह बड़ा इम्तहान हो सकता है। सदर मुमलिकत का लिखा गया खत भी बाद नज़र में जस्टिस काजी फायज़ ईसा को हल्फ उठाने के फौरी बाद मुतनाज़ बनाने की एक कड़ी महसूस होता है। दूसरी जानिब आर्मी चीफ से मुलाकात करने वाले बिजनेस कम्युनिटी जल्द इंतखाबात के हक में नहीं है। मारूफ बिजनेसमैन आरिफ हबीब ने कल ही एक प्रोग्राम में यह बताया कि जब आर्मी चीफ ने 6 माह इलेक्शंस कराने की बात की कि 6 माह में इलेक्शंस होंगे, तो कई ने मशवरा दिया कि इलेक्शन 6 माह की बजाय 18 माह बाद उस वक्त कराए जाए जब मईशत मुकम्मल तौर पर संभल चुकी है। उसी जानिब निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ भी मुसलसल ये बता रहे हैं कि सब मामला खुशउस्लूबी से आगे बढ़े तो जनवरी के आखिर में इंतखाबात हो सकता है। इंतखाबी मुहिम को लेकर सियासी जमातें अपना बयानिया बनाने में मसरूफ़ हैं, मुलाकातें हो रही हैं, बैठकें हो रही हैं, हाउस इन ऑर्डर करने की कोशिश भी की जा रही है। आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के यहाँ भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट इजलास हुआ है, जिसकी सदारत चीफ ऑर्गेनाइजर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज साहिबा ने की है। इस इजलास से मुतालिक भी बात करेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस वक्त कहाँ खड़ी है, राना एहसान अफजल साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम राना एहसान अफजल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो इजलास से मुतालिक बताइएगा, मरियम नवाज साहिबा की ज़ेर सदारत होने वाले इस इजलास में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने क्या अहम फैसले किए? इस इजलास में जो मियां नवाज शरीफ की वापसी है उसकी तैयारी के सिलसिले में जो है कुछ डिसीजंस हुए हैं कि हर जो तंजीम है मुस्लिम लीग नून की,
चाहे वो यूथ विंग हो, MSF हो, मदर विंग हो, विमेन विंग हो, हर विंग को टास्क दिए जाएंगे। इसके अलावा जो है एक ग्रास रूट लेवल के ऊपर, UC लेवल के ऊपर जो है वो मुतहरिक किया जाएगा अपने पार्टी वर्कर्स को, और एक तारीखी इस्तकबाल जो है वो कायद मोहतरम मियां नवाज शरीफ को दिया जाएगा। इस चीज़ का फैसला लिया गया है, और इसकी रिपोर्टिंग भी जो है वो बराह रास्त जिस तरह कोई अपडेट होगी तो वो मियां साहब को भी ये पहुंचाई जाएगी, और एक भरपूर तैयारी के साथ मियां नवाज शरीफ को वेलकम किया जाएगा। यानी 21 अक्टूबर मियां नवाज शरीफ की वापसी की आमद की हतमी तारीख है। इंशाअल्लाह ताला बिल्कुल जी, 21 तारीख हतमी तारीख है अभी तक, और ये तारीख को ही मियां नवाज शरीफ वापस आएंगे इंशाअल्लाह। राना साहब, इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मरकज़ निगाह बनी हुई है, और ख़ास तौर पे आपके ये 16 माह की हुकूमत के इत्तेहादी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास था। बिलावल साहब ये कहते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड एक पर्सन स्पेसिफिक है, एक शख्सियत के लिए तैयार की जा रही है। क्या ये तासुर दुरुस्त है? देखिए, उन्होंने इसकी वजह ये बताई कि जी हमें इलेक्शन का नहीं पता, उनको इलेक्शन की डेट का पता है, तो ये लेवल प्लेइंग फील्ड तो नहीं है। जबकि ये तो अराजी का मसला है। किसी को भी जिसको पता है कि डीलिमिटेशन 30 नवंबर को ख़त्म हो जाएगी, तो आइन के मुताबिक उसके 60 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन होने हैं, तो जो ये बेसिक राजी कर सकता है वो इलेक्शन की डेट तक पहुंच सकता है। तो ये उनका मौक़िफ़ के ये हमें पता है उनको नहीं पता, तो शायद उनकी ये राजी कमज़ोर है, तो इसको वो बेसिस बना रहे हैं कि और भी बेसिस है ना सर। वो कहते हैं कि इस वक्त जो केयर टेकर कैबिनेट है उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी है। खास तौर पे 2 रोज पहले जो फवाद हसन फवाद साहब की इंक्लूजन हुई है कैबिनेट के अंदर, उसको भी वो तशबीह दे रहे हैं कि असल में ये तो मियां नवाज शरीफ साहब की टीम है। देखें, फवाद हसन फवाद और आहद चीमा साहब जो हैं वो हमारे एक पार्टी इजलास को उन्होंने कभी अटेंड नहीं किया, कभी किसी पार्टी मीटिंग का वो हिस्सा नहीं बने। वो ब्यूरोक्रेट्स हैं। उनको ज़रूर क्रेडिट जाता है कि उनको वादा माफ गवाह बनाने की कोशिश की गई, उनको प्रेशराइज किया गया, उनको नजायज़ जेल में भेजा तो उन्होंने इनकार कर दिया। क्या एक अगर अपराइट ऑफिसर जो है वो नजायज प्रेशर के सामने खड़ा हो जाए तो वो नून लीग का है? नहीं, देखिए, आज चीबा साहब तो मुआविन खुसूसी पहले कैबिनेट में भी रहे 16 माह की हुकूमत में, जिस कैबिनेट में आप थे, और अभी वो कंटिन्यू कर रहे हैं। और फवाद हसन फवाद से मुताल्लिक ये कहना तो गलत होगा ना कि वो मियां नवाज शरीफ साहब के क्लोज नहीं है, या उन्होंने शहबाज शरीफ साहब के साथ इन क्लोज लाइजन काम नहीं किया पंजाब में। देखें, बहुत वो तो उस तरह बहुत दीगर ब्यूरोक्रेट्स हैं जिन्होंने बहुत क्लोजली काम किया है। क्या वो हमारे पार्टी के मेंबर्स हैं? ऐसे तो कतई आप कह ही नहीं सकते। पार्टी मेंबर होना बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ है, और किसी के साथ क्लोजली काम करना वो मुख्तलिफ, और प्रोफेशनल, वो भी प्रोफेशनली, वो मुख्तलिफ चीज़ है। मैं इस चीज़ को रद्द करता हूँ कि आप 2 ब्यूरोक्रेट्स को, बिल्कुल आहद चीमा अगर वो कैबिनेट का हिस्सा थे तो एज अ प्रोफेशनल थे, एज अ प्रोफेशनल उन्होंने केयर टेकर को भी कंटिन्यू किया है। और प्रोफेशनल जो हैं वो मुख्तलिफ जमातों के साथ जो है वो, अब जिस तरह जहांजेब साहब हैं वो भी कैबिनेट का हिस्सा है, वो हमारी कैबिनेट का भी हिस्सा थे, उससे पहले वो PTI के साथ भी काम कर रहे थे। तो क्या वो हमारे बंदे हैं या PTI के बंदे? अच्छा, देखिए, पीपल्स पार्टी के ग्राउंड्स कुछ और भी हैं। वो कहते हैं कि सिर्फ एक पार्टी है जिसको पता है कि फरवरी में, अगले बरस फरवरी में इंतखाबात होने हैं, जबकि ना तो सदर मुमलिकत ने कोई ऐसी तारीख दी है, ना ही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा है। तो फिर आपको कैसे पता है कि फरवरी में ही होने? ये तो राजी का सवाल है ना जी। उसके अंदर 60 दिन ऐड कर लें 30 नवंबर के अंदर, तो फरवरी आ जाती है। तो ये तो मैथ है ना, बेसिक मैथ है। आपको 60 दिन ऐड करने डीलिमिटेशन के बाद, उसके अंदर अंदर आइन के मुताबिक इलेक्शन होना है, तो यही हम कह रहे हैं। यानी ये महीना भी हतमी है आपकी नज़र में, इससे आगे पीछे नहीं होंगे इलेक्शन से? नहीं, देखिए, क्यों होंगे? अभी तो जो आगे पीछे इलेक्शन हो रहे हैं वो डीलिमिटेशन की वजह से हो रहे हैं, सेंसस की वजह से हो रहे हैं, जो कि एक आईनी अमल है। जब ये अमल मुकम्मल हो जाएगा तो 60 दिन के अंदर इलेक्शन होने हैं, और कोई इस चीज़ को रोक नहीं सकता। और कोई और रीजंस भी नहीं हो सकते? मतलब आप सिक्योरिटी इशूज़ और इस तरह के मामलात, आज भी एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया मस्तोंग के अंदर। देखिए, फोर्स मजोर का तो कोई कुछ नहीं कह सकता अगर मिसाल के तौर पे, लेकिन मेरा नहीं ख्याल ऐसी कोई वजह अल्लाह ना करे हो। लेकिन हमें तो आइन के मुताबिक आइनी वजूहात या कोई वो नहीं मुझे नज़र आती कि जिसकी वजह से इलेक्शन डिले हो। अच्छा, एहसास साहब, कुछ अपॉइंटमेंट्स को लेके और कुछ एक्सटेंशंस को लेके भी खबरें गर्दिश कर रही हैं। अगर कुछ एक्सटेंशंस होती हैं कुछ इदारों के अंदर, तो क्या आप उसको सपोर्ट करेंगे? देखिए, ये तो एक कानूनी मामला है। कानून के अंदर चीफ के पास गुंजाइश है
कि वो जो है वो चंद लोगों को अगर एक्सटेंड करना चाहे तो वो कर सकते हैं। क्या वो इस ऑप्शन को इस्तेमाल करते हैं नहीं करते, ये बिल्कुल एक उनकी पर्सनल चॉइस और उनकी जो सीट है, जो उनको ओहदा मिला है, उसके ये पर्क्स हैं कि वो अपनी टीम को किस तरह चलाना चाहते हैं। तो ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। मैं ये तो सवाबदीद वजीर आजम की भी है। जी बिल्कुल, तो ये है, ये सवाबदीद वजीर आजम की है। आपकी प्रिंसिपल पोजीशन क्या है? देखिए, मैं समझता हूं कि बहुत सारे लोग जो हैं वो इन वेटिंग होते हैं और वो भी प्रोफेशनल होते हैं। कोई एक फर्द जो है वो किसी ओहदे के लिए ये कहना कि वही सूटेबल है, मैं इसको ऐसा नहीं समझता। यानी एक्सटेंशन के हक में नहीं आप? जी बिल्कुल, मैं तो यही आपको कह रहा हूँ कि बहुत लोग इन वेटिंग होते हैं और सारे केपेबल होते हैं, जिन लोगों की ऊपर से नीचे तक एक ट्रेनिंग के थ्रू वो इस लेवल पे पहुंचे होते हैं। तो ये एक कोई भी ओहदा हो, वो एक बंदा ये कहें कि ये उस ओहदे के लिए यही बंदा ठीक है, मैं इस चीज़ को कम से कम मैं नहीं मानता। और अगर ऐसा कुछ हो तो एहतजाज भी करने का इरादा रखती है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून? नहीं, इस पे आप एहतजाज नहीं कर सकते क्योंकि ये कानूनी हक है, तो इस पे एहतजाज नहीं होगा। ये तो एक चॉइस है जो आपको मिली हुई है, आपको वो कानूनी तौर पे मिली हुई है, तो आप उसको, आपका राइट है कि आप उसको यूज करें या ना करें। राना साहब, हवाओं का रुख इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब है? देखिए, हवाओं का रुख बिल्कुल मुस्लिम लीग नून की जानिब है। मुस्लिम लीग नून इंशाल्लाह सूबाई और जो वफाकी इलेक्शन है वो स्वीप करेगी भरपूर तरीके से। मियां नवाज शरीफ आ रहे हैं वापस और वो वर्कर्स के अंदर एक नई जान डालेंगे और हम पुरुमीद हैं कि हम इन इलेक्शंस को स्वीप करेंगे। और हवाओं की रुख हमारी तरफ होने की वजह मैं समझता हूं कि मियां नवाज शरीफ की वापसी। जो बैसाखियां 2018 में चेयरमैन पीटीआई के साथ थी, वो आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ है? नहीं, हमें बैसाखियों की जरूरत नहीं है। हम आज भी समझते हैं कि अदारों को सियासत से दूर रहना चाहिए है और जो सियासी जो कुव्वतें हैं उनको अपनी स्पेस को मेंटेन रखना चाहिए, बरकरार रखना चाहिए। लेकिन राना साहब, इस वक्त जो पीपल्स पार्टी कह रही है, और पीपल्स पार्टी का सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास भी था, लगे रहा है कि वो शायद कहीं पीटीआई के साथ भी इत्तेहाद कर सकता है। देखिए, ये तो हर जमात की अपनी चॉइस है। नहीं, वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये जो 16 माह की हुकूमत रही है, ये तो सिर्फ एक शख्स के खिलाफ रही कि चेयरमैन पीटीआई को और पीटीआई को कैसे कॉर्नर करना है। लेकिन आपको नहीं लगता कि वो सारी जो रियासत है वो बैकफायर कर सकती है कि जिस वक्त आप में डिवीजन बहुत ज्यादा होगी? देखें, अभी इलेक्शन के अंदर तो हर पार्टी ने अपना जो है वो मंजन अवाम को जो है वो देना है, तो उसके अंदर बहुत कुछ अभी आपको नजर आएगा। राइटली सेड कि हर पॉलिटिकल पार्टी ने अपना मंजन बेचना है, तो पीएमएलएन के पास क्या मंजन होगा सर? हमारे पास 2013 से 18 की परफॉर्मेंस है, जिसके अंदर हमने जब मुल्क छोड़ा तो 6.1% की ग्रोथ थी, 9 से 11 रुपए बिजली का यूनिट था और महंगाई जो है वो 5% से नीचे थी। और जब हमें ये मुल्क मिला था तो तब ये अंधेरों का राज था और इधर दहशतगर्दी 2500 धमाके होते थे, कोई फॉरेनर इस मुल्क में नहीं आता था। हमने तब भी टर्न अराउंड किया। इन 16 महीने में भी हमने सियासत नहीं की, हमने रियासत को बचाया, हमने डिफॉल्ट से बचाया, हमने उस गंद को, उस आग के ऊपर पानी फेंका जो हमें लगा के मिली थी। तो हमने इसमें भी मुल्क के मफाद में काम किया और इंशाल्लाह आगे भी हम 13-18 वाली परफॉर्मेंस को वापस लेके आए। 13-18 वाली परफॉर्मेंस तो आप बयानिए में लाएंगे, लेकिन ये जो 16 माह के अंदर किया है आम आदमी के ऊपर जितना प्रेशर बढ़ा है, और अब भी खबर आ रही है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद इजाफा होने जा रहा है, 20 रुपये इजाफे की तजवीज़ है, और इन्फ्लेशनरी प्रेशर जितना ज़्यादा है कॉमनर पे बढ़ा है, ये किसके सर पे डालेंगे? जो तसलसल टूटा था, एक तरक्की की राह पे मुल्क चल रहा था, हम 24वीं बड़ी इकोनॉमी थे और हम 18वीं बनने जा रहे थे, तो जो नाअहलों का टोला लाके यहाँ बिठाया गया उसने मुल्क को डीरेल किया और हमें जो है वो IMF का मुआहदा बहाल करना पड़ा। उस बहाली के अंदर राना साहब, ये कब की बात कर रहे हैं कि जब हम 24वीं बड़ी इकोनॉमी थे? 2018 में। सर, उस वक्त तो हम 40वें नंबर पे थे ग्लोबल इकोनॉमीज में। नहीं, उसके अंदर जो प्राइस वाटर की गालबन एक रैंकिंग थी, उसके अंदर हम 24वीं बड़ी मईशत थे पर कैपिटा के लिहाज से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। बट ओवरऑल जो है हम 40th नंबर के ऊपर थे सर, और उसके बाद 41st पे चले गए 2019 में, और अब भी इस वक्त हमारी जो रैंकिंग है वो 41वें नंबर पे हम खड़े हुए हैं।
तो फिर ये अब पता नहीं कैसे कहते हैं कि G20 कंट्रीज के अंदर हम चले जाते हैं, अगर हम 2017 की इकोनॉमिक पॉलिसीज का तसलसल बरकरार रखें तो हम 20 बड़ी मईशतों में होते हैं। देखें, ये प्राइस वाटर की रैंकिंग है, अगर अगली दफा मुझे मौका मिला तो वो मैं आपसे शेयर करूं। ठीक, इट्स अ लॉन्ग डिबेट। राना एहसान अफजल साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, हमारे साथ मौजूद थे। यकीनन हर पॉलिटिकल पार्टी ने अपना मंजन बेचना है। पीटीआई क्या करेगी और क्या चेयरमैन पीटीआई की कहानी खत्म हो गई है, इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। साइफर केस में आज चेयरमैन पीटीआई शाह महमूद कुरैशी की बादस गिरफ्तारी और असद उमर की कबलस गिरफ्तारी जमानत की समाअत खुसूसी अदालत में होना थी। तहरीक इंसाफ की वकला टीम को कभी उम्मीद थी कि आज उनके तमाम रहनुमाओं की जमानतें कंफर्म हो जाएंगी। दलाइल और इस केस में जज के रिमार्क्स और एफआई की जानिब से इब्तदाई तौर पर पेश किए गए जो दलाइल है उनसे भी एक मौके पर ऐसा महसूस हुआ कि शायद इन रहनुमाओं की जमानतें हो जाएंगी। इसके बाद सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी खबरें भी गर्दिश करती रही कि नैब की टीम अटक जेल पहुंच चुकी है, जिसको हिफाजती जमानत करार दिया जा रहा था कि अगर चेयरमैन पीटीआई की जमानत हो भी जाए तो उन्हें नैब टीम अटक जेल से ही अपनी कस्टडी में ले लेगी। तहरीक इंसाफ की वकला और कारकुनान की इन उम्मीदों पर पानी उस वक्त फिरा जब स्पेशल सीक्रेट एक्ट का ट्रायल करने वाले जज की जानिब से महफूज करदा फैसला जारी किया गया और चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की जमानतें खारिज कर दी गई। और बल्कि एफआईए की जानिब से असद उमर से मजीद तफ्तीश न करने के बाद उनको जमानत दे दी गई है। यानी चेयरमैन पीटीआई की मुश्किलात कम होती हुई दिखाई नहीं दे रही हैं। बात करेंगे इस वक्त सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार इमरान शफकत साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम इमरान शफकत साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, गुज़श्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के एजाज़ में इशाई का एहतमाम किया गया। सरकारी रहायशगाह उन्होंने खाली कर दिया है, एक ही रोज़ उनके पास बचा है। सदर मुमलिकत की जानिब से जिस तरह का ख़त लिखा गया वो एतराफ़ है इन इट सेल्फ के इंतखाबात की तारीख तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने देनी है। जिन दो ऑफिस पर से सहूलतकारी का खदशा जाहिर किया जा रहा था कि अभी भी चेयरमैन पीटीआई के लिए यहाँ सहूलतकारी मौजूद है, तो कल के बाद समझा जाए कि ये सहूलतकारी का उनसर मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका है? कि मेरा तो ये ख्याल है कि अभी भी कुछ वक्त पड़ा हुआ है और सदर ममलिकत जो हैं वो उनका जो खत था, टेक्निकली यू आर राइट कि उन्होंने तो अपने इख्तियारात एक तरह से सरेंडर कर दिए हैं और उन्होंने तजवीज़ के नाम के ऊपर बेसिकली अपने सारे जो इख्तियार थे वो सरेंडर कर दिए। तो लेकिन सियासत में कोई चाल आखिरी चाल नहीं होती और सियासत में कोई हरफ आखिरी हरफ भी नहीं होता। तो ये पॉसिबिलिटीज़ हैं, इम्कानात हैं। सियासत खेल ही इम्कानात का है, या आप कह लें कि नामुमकिन को मुमकिन बनाने का नाम सियासत है। लेकिन ये जो हमारे दोनों ओहदेदार हैं, इनका जो डीमेरिट है वो ये है कि ये सियासतदान नहीं है। इनके साथ जिन्होंने डील करना था वो सियासतदान थे, अब तो खैर वो भी मैदान में उस तरह से नहीं है। तो जिन्होंने इनके साथ डील किया है उन्होंने पिछले 75 साल में आप यूं कह लें कि इन चीज़ों को अच्छे खासे अंदाज में डील किया है, तो उनको ये सारे काम आते हैं। वो एक शेर है ना कि जो दिल विल लेना जानते हैं वो ढब वब तरकीब वरकीब ढब वब सब जानते हैं। मैं थोड़ा सा आगे पीछे कर गया तो उसकी माफ़ी। तो जिनको ये काम आता था उन्होंने ये काम कर लिया, लेकिन उसके बावजूद जो सियासत के असूल हैं उनमें आखिरी चांस भी नहीं कोई देता, ना कोई लेता है। आप देख लें कि नवाज शरीफ साहब की जो वापसी की तारीख थी वो कहाँ से शुरू हुई और कहाँ पे आई। यानी कि जब ये खुसूसन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, इमरान साहब मैं इस तरफ आता हूँ, लेकिन जो आपकी बात से मुझे समझ आई है वो ये है कि जिन्होंने इनके साथ डील किया है वो सियासतदान नहीं है, लेकिन वो डील करना जानते हैं, वो तरकीब भी जानते हैं। तो जो तरकीब उन्होंने लगाई है वो काम कर गई है और उसके बाद उन्हीं का जो नैरेटिव है या उन्हीं की पॉलिसी प्रिवेल कर रही है और अब ये बहुत बैकफुट पे चले गए। यानी प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री या उमर अता बंदयाल साहब जो कर सकते थे वो इस वक्त बैकफुट पे है और जो डील करने वाले हैं, जिन्होंने डील किया है और जो सियासतदान नहीं है वो प्रिवेल कर रहा है। देखिए, बात ये है कि मैं बिल्कुल यही बात की है जो आपने जो कंक्लूड कर रहे हैं या जो आप अखज़ कर रहे हैं, मैं बिल्कुल यही बात कर रहा हूँ। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बड़े कह लें कि आइन दस्तक दे रहा था, इस तरह के जो जुमले ऑब्जर्वेशंस जो थी उनकी, उसके बावजूद जो उन्होंने फैसला दिया था 14 मई वाला, उसके बाद अगर कोई अदालत बहुत आज़ाद और मुख्तार होती, जिस तरह उनको लग रहा था कि उनके फैसले आइन और दस्तूर के ऐन मुताबिक हैं, तो फिर वो इलेक्शन जिन्होंने नहीं करवाया वो वज़ीर आज़म होते या वो हमारा जो डिफेंस सिस्टम है वो होता, जिन्होंने इनकार किया था
कि हम अफरादी कुव्वत नहीं दे सकते, पाकिस्तान के मामला कुछ इस तरह के हैं। पुलिस ने भी एक तरह से इनकार किया था, और भी कई महकमे थे उन्होंने इनकार किया था, तो उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई उनको कर देनी चाहिए थी माजी में। लेकिन देखिए ना सर, माजी डील तो कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पे होती है, तो ये कैसे मैनेज होगा? नहीं, ये डील नहीं, ये मैनेज का मेरा ख्याल है कि मामला था, डील तो नहीं होती। डील अगर है तो वो ये होगी, जो एक खबर भी थी, एक इतला भी थी कि जी के इज्जत के साथ अब घर जाने दें, हम कोई इस तरह की हरकत नहीं करेंगे। तो ये है कि देखें, बात ये है कि जब आप किसी उमर अता कुर्सी के बदियाल ऊपर साहब तो घर होते, चले जाएंगे सर, क्या सदर आरिफ अलवी भी घर जाने का प्लान बना वो रखे? ऑलमोस्ट घर में ही हैं। जो सदर आरिफ अलवी साहब हैं वो ऑलमोस्ट घर में ही हैं, वो इस वजह से कि उनकी जो आईनी मियाद है वो पूरी हो चुकी है। अब वो जो एक खास पीरियड है वो एक दस्तूरी बंदोबस्त के तहत है, बिल्कुल उसी तरह उनकी हैसियत है जिस तरह इस वक्त मुल्क के निगरान नहीं, वज़ीर यानी आज़म की है। बल्कि पूरी मुद्दत पूरी करने का प्लान है, क्योंकि कहा यह जा रहा था ना कि चेयरमैन सेनेट कायम मकाम सदर हो जाएंगे, ऐसा कोई प्लान नहीं है। में भी ये कोई बड़ी बात नहीं है कि अब अगर उनको लगे कि मैं यहाँ पर बैठ के कुछ नहीं कर सकता, तो फिर वो हो सकता है घर भी चले जाएं, या हो सकता है कि वो अगले सदर के ओहदे तक वो वहां पर रहें, और उन्होंने ये यकीन दहानी करवाई हो कि मैं कोई इस तरह की हरकत करने वालों में से नहीं हूँ। चलिए इमरान अगर साहब, करनी होती तो पहले कर लेता। मेरा सर बड़ा सादा सा सवाल है, ये जो मैनेजमेंट हो रही है ये किसके लिए हो रही है? मतलब तासुर इस वक्त ये है, और जो माजी के इत्तहादी हैं भी, माजी करीब के इत्तहादी, 16 माह की हुकूमत के इत्तहादी, वो भी दस्तो गरिबा नजर आ रहे हैं। तो क्या ये मैनेजमेंट नवाज शरीफ के लिए या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए? देखें, बात ये है कि बात जरा खुल के करनी चाहिए। अच्छा हुआ आपने खुल के नाम ले दिए। मुझे ये लगता है कि नवाज शरीफ साहब की बात का पास रखा जा रहा है, या उनका जो मुतालबा था वो उसके ऊपर अमल हो रहा है, क्योंकि हमने देख के चीज़ें देख ली हैं, चीज़ें उस तरह से जो मैनेज करने वाले हैं उनसे मैनेज नहीं हो रही। तो अब अगर किसी को लग रहा है या किसी ने एहसास दिलवा दिया है, क्योंकि ये एहसास बहुत गहरा है और बहुत पुराना है, ये पिछले दिसंबर से, ये बल्कि उससे भी पिछले जो है वो ये फीलिंग थी, लोगों ने पिछले अप्रैल में, मार्च में, फरवरी में ये वाली बातें करना शुरू कर दी थी कि मतलब ये कि जिनका जो काम नहीं है उनको वो काम नहीं करना चाहिए, और हमने ये वाले काम करके देख लिए हैं। DGISPR की और DGISI की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके नॉलेज में होगी, उन्होंने यही बातें खुल के की थी, और इतराफात थे एक तरह से। तो अब आप देख लें कि ये जो एक मुंतखब हुकूमत, जैसी तैसी भी मुंतखब हुकूमत थी जो इमरान खान साहब के बाद कायम हुई थी, उस हुकूमत के बाद, बल्कि उसके होते हुए भी चीज़ें इतनी चूंकि ख़राब थी कि वो संभली नहीं है, ख़राब हुई हैं। या कहें कि जो अब ये तो उसका उनका आर्गुमेंट तो ये है कि चीज़ें 4 साल में इतनी ख़राब कर दी गई थी कि उनको ठीक करना हमारे लिए मुश्किल नहीं था, और ये पाकिस्तान की जो ताकतवर तरीन जो इदारे हैं और अफराद हैं वो भी ये समझते हैं कि ये इनके बस की बात नहीं थी, क्योंकि डैमेज इतना बहुत बड़ा था। तो लिहाजा वो जो बात जो उन्होंने गुजरांवाले के जलसे में कही थी वही बात है, और जो मुतालबा ड्राइंग रूम्स में करते हैं, या जो इंफरादी तौर के ऊपर जो राब्ता नवाज शरीफ साहब से होता है रिपोर्टेडली, वो यही कहते हैं कि जी कि आपने हमारे साथ जो कुछ किया था वो इंसाफ पर मबनी नहीं था, वो एक बेइंसाफी थी, तो उस बेइंसाफी को खत्म कर दें, ये उनका मुतालबा था। और बज़ाहिर बिल्कुल उसी तो ये तरफ मुतालबा जाती हुई मान चीजें लिया नजर गया आ है रही इमरान हैं। साहब? बज़ाहिर तो यही लगता है। अदरवाइज देखे ना कि आपकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो मतलब डिसीव फील कर रही है, उनकी बातों से लग रहा है आपको कि उनको अचानक याद आया कि नहीं, इंतखाबात 90 रोज में होने चाहिए। अदरवाइज उनके वजीर आला बैठे हुए थे जो मुश्तरका मफादात की कौंसिल में, वहां पर वो वीटो कर देते, वो मरदमशुमारी का नोटिफिकेशन जारी नहीं हो सकता था मुश्तरका तो मफादात की कौंसिल में, तो इत्तफाक़ बिलावल राय से साहब, काम आज जो होते। कह रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड किसी ये पर्सन स्पेसिफिक है, किसी एक शख्स के लिए बनाई जा रही है, तो माजरत के साथ फिर मुझे ये कहने दीजिए ना कि 2018 के अंदर जो हालात थे वो अब भी हैं, सिर्फ शख्सियात बदल गई है, मंजरनामा वही है। नहीं देखें, वो 2018 के ऊपर जा रही हैं चीजें, या बल्कि 2017 तक, 17 जुलाई 2017 या 23 जुलाई 2017, या जुलाई आप खाली कर लें कि जुलाई जिसको हम ग्रेट रीसेट कहते हैं, इस प्रोजेक्ट को, जिस तरह एक प्रोजेक्ट इमरान खान था ना जी, अब इसको जो रेलिवेंट पर्संस हैं वो इसको ग्रेट रीसेट के नाम से ताबीर करते हैं इस सारी एक्सरसाइज को, और वो कहते हैं कि अनडू करना है हमने जो जुलाई 2017 में जो कुछ हुआ था, जो स्टार्टअप हुआ था, जो स्टार्ट किया था, उसको अनडू करना है।
तो अब अगर अनडू करने को आप कह दें कि जी के ये बेसिकली फिर वही काम है, तो हम ये भी कह सकते हैं इसकी एक ये भी तशरीह है। एक तशरीह इसकी ये भी है कि जी के जब आप कोई गलती करते हैं उसको आप दुरुस्त करते हैं तो फिर इसी तरह ही होता है। देखें कि ये जितना सिस्टम था, और ये अभी भी प्रोजेक्ट इमरान खान जो है ये पाकिस्तान को आने वाले 20 साल फेस करना पड़ना है, क्योंकि पाकिस्तान की जुडिशरी में जिस तरह करके भर्तियां की गई हैं, मनपसंद लोगों को लाया गया इवन सुप्रीम कोर्ट तक, तो वो तो आपको आइन और कानून जो तरीका बताता है वहां से तथहीर के अमल को मुकम्मल करने का, वो तो बहुत मुश्किल है, वो तो नहीं हो सकता। नहीं, लेकिन तो इमरान साहब प्रोजेक्ट इमरान खान को जो है वो क्लोज करने के लिए तमाम तरह स्टेक होल्डर्स ने मिलकर काम किया। पीपल्स पार्टी इकट्ठी थी, JUR PDM बनाई गई, उसमें पीपल्स पार्टी PDM का हिस्सा नहीं थी लेकिन हुकूमत का हिस्सा रही। तो अब जब पीपल्स पार्टी PMLN के ऊपर तनकीद कर रही है और PMLN भी कुछ ऐसी बातें कर रही है कि पीपल्स पार्टी उस वक्त इंडोर्स क्यों कर रही थी जैसे आपने कहा, तो आपको नहीं लगता कि फिर ये सारा मामला बैकफायर करेगा? वो जो प्रोजेक्ट जिसको क्लोज समझा जा रहा है वो क्लोज नहीं होगा, वो किसी भी वक्त जो है वो दोबारा से ट्रिगर कर सकता है। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह होगा। साके जमहूरियत ने बहरहाल कह लें कि आप एक खिलाफ उससे पैदा हुआ कि दो पाकिस्तान की बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां फाहम तफहीम के साथ एक दूसरे के साथ चल रही थी और एक दूसरे की टांग खींचना नहीं चाहती थी। मिसाके जमहूरियत का जो सबसे लाजमी जुज़ था उसके ऊपर अमल नहीं किया गया, ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन। अगर उस पर अमल होता तो शायद चीजें मुख्तलिफ होती, बात लंबी हो जाएगी। तो ये तो जो स्पेस पैदा हुई थी ये उस वजह से पैदा हुई थी। अब अगर वो एक दूसरे का मुकाबला करते हैं, यानी फितरी हरीफ के तौर के ऊपर सामने आते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल फिर कोई तीसरी की कोई जगह बचती है, तीसरी किसी कुव्वत की या तीसरी किसी पार्टी की या किसी और प्रोजेक्ट की। तो इसका मतलब समझा जाए कि इलेक्टोरल प्रोसेस प्रैक्टिकली शुरू हो, कहानी खत्म शुद, इंतखाबी इसका मतलब जी इसका मतलब यह है कि कहानी खत्म शुद प्रोजेक्ट इमरान खान की जुज़वी तौर पर, लेकिन जुज़वी तौर पर। हाँ, ये जो रियासती स्ट्रक्चर के अंदर जो लोग जिनको लीगल बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनल कवर हासिल है और वो जैसे भी आगे थे, क्योंकि वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था और उसमें वो एवरी सेगमेंट ऑफ सोसाइटी और स्टेट का हर ऑर्गन उससे इफेक्ट हुआ था, वो जो इफेक्ट हो चुका है, अब वो जिनको एक कॉन्स्टिट्यूशन कवर है उसमें तथहीर जो है या कह लें कि इन्फेक्ट करना उसको, वो थोड़ा सा मुश्किल होगा। लास्टली इमरान शफकत साहब, फरवरी में इंतखाबात, ये हतमी फैसला है? लग यही रहा है जी, क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो फिर ज्यादा गड़बड़ होगी और चीजें शायद संभाले ना संभले। पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन जो है उसको अगर आपने बूस्ट देना है तो फिर सिस्टम को भी रीसेट करना पड़ेगा। लोगों को, वो कहते हैं ना जी कि एक फ्रेश मूड और फ्रेश मैंडेट पाकिस्तान को इस वक्त उसकी जरूरत है, तो चीजें उस तरफ बढ़ रही हैं, अदरवाइज तो हालात खराब होंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इमरान शफकत साहब आपके वक्त के लिए। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार इमरान शफकत साहब हमारे साथ मौजूद थे। क्विक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद इजाफे का अंदेशा है, कितना इजाफा हो सकता है, बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। कोई जितनी मर्जी जहानत झाड़ ले, इस बात में कोई शक नहीं है कि आम आदमी की मईशत का पहिया बिजली, गैस और पेट्रोल के गिर्दी घूम रहा है। आज आप किसी मार्केट में चले जाएं, किसी चाय वाले के पास खड़े हो जाएं या किसी भी घर में अपने अजीज़ और रिश्तेदारों या मोहल्लेदारों को मिलने चले जाएं, हर घर, दुकान और मोहल्ले में सिर्फ और सिर्फ एक ही मौजू ज़ेरे बहस है कि हम बिजली और गैस का बिल दें या खाना खाएँ, हम मोटरसाइकिल में पेट्रोल भरवाएं या बच्चों के स्कूल की फीस अदा करें। गर्ज इन तीन चीज़ों ने आजकल आम आदमी की मईशत का पहिया जैम करके रख दिया है। जब से मुल्क की बागडोर निगरान हुकूमत के हाथ में आई है, उसने पहले से महंगाई के हाथों बेहाल कौम के दुखों पर मरहम रखने की बजाय उनके जख्मों पर नमक पाशी शुरू कर दी है। बिजली, गैस और पेट्रोल की कीमतों पर कोई कंट्रोल नहीं है। इस पर मजीद सितम यह है कि कीमतें बढ़ाकर साथ ये भी कहते हैं कि हुकूमत ने कोशिश की है कि गरीब आदमी पर कम से कम बोझ पड़े। पेट्रोल जो पहले ही नाकाबिल खरीद था, अब शुनीद है कि 16 सितंबर से कीमतों में मजीद इजाफा होने जा रहा है और अगर ये इजाफा हो जाता है तो निगरान हुकूमत के दौर में ये तीसरा मौका होगा जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ेंगी। इसका मतलब सादा अल्फाज में यह है कि हुकूमत ने कोई भी 15 दिन ज़ाया नहीं किए जब उन्होंने कौम की बददुआएं न समेटी हों। तफसीलात के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल का वर्किंग पेपर तैयार कर लिया गया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 16 रुपये फी लीटर इजाफे का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 16 जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत में 14 रुपये फी लीटर इजाफे की तजावीज़ है। मिट्टी के तेल की कीमत में 9 रुपये ऐलान हो रहा है और फिर
₹4.5 का इजाफा भी मुतवक्के है। पेट्रोल की एक्स रिफाइनरी कीमत में ₹13.5 इजाफा मुतवक्के है, जिसके बाद पेट्रोल की एक्स रिफाइनरी कीमत ₹228.59 से बढ़ाकर ₹242.10 तक पहुंच जाएगी, जबकि डीजल की एक्स रिफाइनरी कीमत में ₹13 फी लीटर तक इजाफा मुतवक्के और पेट्रोल पर लीवी में ₹5 फी लीटर और डीजल पर भी लेवी में इजाफे का इम्कान है। इन टैक्सेस से IMF के लिए इजाफी रेवेन्यू इकट्ठा किया जाएगा। के मुताबिक ओगरा वर्किंग पेपर को हतमी समरी की सूरत में कल पेट्रोलियम डिवीजन को भिजवाएगा और वजीर आजम के सवाबदीदी इख्तियारात के तहत कीमतों को बरकरार रखने का इख्तियार भी मौजूद है। लेकिन अब देखना यह है कि केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर दिस पॉइंट इन टाइम कीमतों को बरकरार रखते हैं या जो तजावीज़ उनके सामने पेश की जाती है मनोअन उन तजावीज़ को कबूल कर लेते हैं। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अब तक रखिए ख्याल। अल्लाह हाफिज़।